नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं वह बिहार की राजधानी पटना की है और एक कॉम्प्लिकेटेड मर्डर मिस्ट्री है जिसे पुलिस ने बड़ी ही सूझबूझ और समझदारी से सॉल्व कर लिया। जगह है मसौड़ी। यह पटना जिले में ही आता है और मसौड़ी में एक और लोकेलिटी है जिसका नाम है दहीमत्ता। इस दहीमत्ता लोकेलिटी में एक परिवार रहता है जिसके मुखिया, जिनका नाम भोला शर्मा है, वो प्रॉपर्टी डीलर थे। तो भोला शर्मा जब दहीमत्ता में अपने घर के पास मौजूद थे, 11 जून को बाइक पर कुछ लोग आते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। 3 से 4 फायरिंग होती है और इसमें से एक गोली भोला शर्मा को लगती है, लेकिन खुशकिस्मती से वह गोली जो है भोला शर्मा की बाह पर लगती है, यानी कि हाथ पर, और उनकी जिंदगी बच जाती है। हालांकि गोली लगने से वह बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और गोली लगना, आप समझ रहे हैं, अपने आप में बहुत गंभीर बात होती है। तो घर वाले फौरन 55 साल के भोला शर्मा को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और पटना का जो सबसे बड़ा अस्पताल है PMCH, वहां पर उनको भर्ती करा दिया जाता है। इस दौरान उनका इलाज चलता रहता है। घर वाले वहां लगातार रहते हैं, तीमारदारी में लगे रहते हैं और धीरे धीरे भोला शर्मा जो है वह स्वस्थ होने लगते हैं, ठीक होने लगते हैं। इस तरह से कई दिनों का वक्त गुजर जाता है। तकरीबन आप समझ लें कि 10 से 12 दिन का वक्त गुजर जाता है और भोला शर्मा अब काफी हद तक ठीक हो चुके हैं। हालांकि कुछ ट्रीटमेंट उनका फिर भी बाकी है और कुछ एहतियात बरतने के निर्देश जो है वह डॉक्टर की तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन भोला शर्मा को PMCH से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और 24 जून को वह फिर अपने घर वापस लौटते हैं और वापस लौटने के लिए वो ट्रेन का सफर चुनते हैं। एक लोकल ट्रेन में वो बैठते हैं और चूंकि वो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, गोली लगी है, तो उनके साथ उनका बेटा गुलशन भी होता है और साथ में उनका भतीजा श्याम किशोर शर्मा भी होता है। तो ये 3 लोग, मतलब भोला शर्मा को लेकर बेटा और भतीजा, ये एक लोकल ट्रेन में बैठते हैं और PMCH का जो भी नियर बाय स्टेशन है वहां से बैठकर ये मसौड़ी की तरफ रवाना हो जाते हैं। अभी ट्रेन कुछ दूर गई हुई होती है, तब तक गुलशन, जो बेटा है, उसे वॉशरूम जाने की तलब आती है। उसे लगता है कि एक बार मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। वो चला जाता है और यह जो भतीजा है श्याम किशोर, यह खिड़की की तरफ देखता हुआ, ट्रेन में बैठकर आमतौर पर इंसान जो करता है, किसी सोच में गाफिल होगा, खिड़की की तरफ देखता हुआ वह अपने चाचा के बगल में बैठा हुआ सफर काट रहा होता है। इतने में एक गोली की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही श्याम किशोर पीछे मुड़ता है, देखता है बगल में, तो वह नोटिस करता है कि उसके चाचा जो है गोली लगने से बिल्कुल निढाल होकर सीट पर गिर गए हैं और बहुत तेजी से उनके गर्दन से खून आ रहा है। थोड़ी देर बाद वह सीट से भी नीचे गिर जाते हैं। इससे पहले कि श्याम किशोर कुछ समझ पाता, पूरे बोगी में जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं वहां अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो जाता है और इस लड़के को समझ ही नहीं आता कि कौन आया, किसने गोली मारी चाचा को, और वो भी इतने करीब से। उसने देखा तक नहीं। तो श्याम किशोर बहुत उलझन में पड़ जाता है। तब तक गोली की आवाज सुनकर जो वॉशरूम में बेटा गया था, गुलशन, वो वॉशरूम से भागता हुआ बाहर आता है। ट्रेन चल रही है पूरी रफ्तार में, आप समझिए कैसा मंजर होगा। बिल्कुल फिल्मों में इस तरह के दृश्य तो हमने देखे हैं, लेकिन हकीकत में चलती ट्रेन में कोई किसी को गोली मार दे, ऐसा आमतौर पर देखने सुनने में कम ही मिलता है। उस पूरे कंपार्टमेंट में भगदड़ के हालात पैदा हो जाते हैं। खुद गुलशन, जो वॉशरूम से निकलकर अपने पिता की तरफ जाता है, क्योंकि पिता को कुछ दिन पहले गोली मारी गई थी, उसे डर लगता है। तो जब तक वो जाता है तब तक वह लड़खड़ा कर गिर भी जाता है और उसे पैर में भी काफी चोट आती है। लेकिन भतीजा और बेटा दोनों मिलकर अपने पिता और चाचा को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि गोली गर्दन में मारी गई है तो वह सरवाइव नहीं कर पाते। नजदीक के अस्पताल में उनको ले जाया जाता है जब ट्रेन रुकती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और 55 साल के बुजुर्ग प्रॉपर्टी डीलर भोला शर्मा का आखिरकार कत्ल हो जाता है। 11 जून को, यानी तकरीबन 10 से 12 रोज पहले, भोला शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ था, गोली चली थी। और अब 24 जून को यह घटना होती है जब जानलेवा हमला पूरी तरह से कत्ल में तब्दील हो जाता है। यानी सेकंड अटेम्प्ट में कातिल जो है इस प्रॉपर्टी डीलर को शूट करने में और उसकी जान लेने में कामयाब हो जाते हैं। अब इस मामले की जांच जो है वो पटना GRP के हवाले सौंपी जाती है,
क्योंकि जुरिस्डिक्शन जो है वह जीआरपी का है। जीआरपी मतलब गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। पुलिस जांच शुरू करती है और आप समझ सकते हैं कि जांच जो है वह चलती ट्रेन से ही शुरू होनी है। पुलिस जहां से यह लोग ट्रेन में बोर्ड कर चुके थे, यानी पीएमसीएच का नजदीकी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम मुझे नहीं पता है। आप में से कुछ पटना के दर्शक हों तो प्लीज बताइएगा कि कौन सा स्टेशन पास में हो सकता है। और जहां से इनकी बोर्डिंग हुई थी वहां से लेकर आगे मसौड़ी और उसके भी आगे जहां तक इनको आना था, उस पूरे रूट में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, उसमें जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस की अलग अलग टीमें उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में स्कैन करने की शुरुआत करती है। पुलिस यह देखना चाहती है कि वो कौन से संदिग्ध लोग हैं या कौन से वो लड़के हैं जिन्होंने भोला शर्मा को गोली मारी होगी। हालांकि उनकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है और ना ही उनके हुलिये के बारे में किसी को कुछ खास पता है। पुलिस कुछ यात्रियों से पूछताछ करती है और उससे एक रफ इमेज, एक धुंधला सा इमेज उन शूटरों के बारे में पुलिस को पता चलता है। लेकिन एग्जैक्टली वह शूटर कौन है, कहां से आए, कहां चले गए, इसके बारे में पुलिस को शुरुआती तफ्तीश में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। इसी बीच पुलिस 11 जून की पिछली घटना के बारे में भी पता करती है, तो यह क्लियर होता है कि भोला शर्मा ने खुद पर हुई फायरिंग के बाद पुलिस को जो बयान दिया था, उसमें उन्होंने अपने ही भाई चंद्रभूषण शर्मा पर इल्जाम लगाया था। उन्होंने कहा था कि प्रॉपर्टी के झगड़े में उन्हें शक है कि उन्हीं के भाई चंद्रभूषण ने कुछ कातिलों से उन पर गोली चलाई थी और उनकी हत्या करने की कोशिश की थी। हालांकि परिवार में जो बेटा है गुलशन, उसने अपने चाचा का पक्ष लिया था और कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि चाचा मेरे पिता की हत्या करवाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर परिवार में भी एक अनबन के हालात थे, जिसमें बेटा चाचा के पक्ष में नजर आ रहा था और विक्टिम जो भोला शर्मा है वह अपने भाई के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज करा रहे थे। इस बीच जब छानबीन हुई तो यह भी पता चला कि भोला शर्मा के पास काफी पुश्तैनी जमीन है और भोला शर्मा की बीवी की मौत के बाद बुजुर्ग प्रॉपर्टी कारोबारी 55 साल के भोला शर्मा को शराब की लत लग चुकी थी। वह अक्सर काफी शराब पिया करते थे और यह प्रॉपर्टी, उनकी पुश्तैनी जमीन, अलग अलग जगहों पर वह सारी जमीन बेच रहे थे और इसी तरह से ताबड़तोड़ तरीके से जमीन बेचने, औने पौने कीमत पर और रोज घर में दारू शराब की नदियां बहाने, इन सब वजहों से परिवार का बेटा, भाई और दूसरे लोग भी अपने इस फैमिली मेंबर से यानी भोला शर्मा से नाराज रह रहे थे। तो एक एंगल पुलिस को यह भी लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के लोग ही इस मामले में शामिल हों। लेकिन पुलिस ने गुलशन से भी पूछताछ कर ली, भाई चंद्रभूषण से भी पूछताछ कर ली, बेटे गुलशन से पूछताछ की और यह सब कुछ करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि इस मर्डर से कम और अटैक से न तो भाई का कोई लेना देना है और ना ही बेटे का कोई लेना देना है। तो एक तरह से परिवार पर जो उंगली उठ रही थी या पुलिस को शक हो रहा था, पुलिस ने परिवार के जो करीबी लोग हैं, जो भोला शर्मा के जमीन बेचकर मौज मस्ती करने से सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो सकते थे, वे लोग इस जांच में क्लीन पाए जाते हैं और पुलिस एक तरह से उनको क्लीन चीट दे भी देती है। उधर जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हत्या की घटना हुई तो पुलिस सारे सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग कर रही थी और लोगों से भी पूछताछ कर रही थी। ट्रेन में पुलिस पार्टी थी, उनसे भी पूछताछ कर रही थी। तो पुलिस को यह पता चला कि भोला शर्मा को गोली मारने के बाद कातिल, जहां पर यह हत्या हुई थी, एग्जैक्टली जिस जगह पर गोली मारी गई थी, उस जगह का नाम है, मैं आपको बताता हूं, एक हॉल्ट है। हॉल्ट मतलब ऐसा स्टेशन जहां नीमा हॉल्ट, जहां पर ट्रेन बमुश्किल कुछ सेकंड्स के लिए या मिनट के लिए रुकती होगी। छोटे स्टेशन को हॉल्ट कहते हैं, आपको पता है। तो नीमा हॉल्ट के पास ये फायरिंग हुई थी। लेकिन पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज देखी और दूसरे लोगों से बातचीत की तो यह पता चला कि नीमा हॉल्ट के पास बेशक भोला शर्मा को गोली मारी गई थी, लेकिन कातिल नीमा हॉल्ट में नहीं उतरा, बल्कि किसी और जगह पर वह ट्रेन से डिबो हुआ। अब जब पुलिस ने छानबीन आगे बढ़ाई तो पुलिस को यह लगने लगा कि कत्ल करने वाले लोग एक नहीं बल्कि दो थे। दो लड़के थे और वे दोनों मसौड़ी रेलवे स्टेशन पर ही उतरे, यानी उसी डेस्टिनेशन पर जिस डेस्टिनेशन पर भोला शर्मा और उनके बेटों व भतीजे को जाना था। यह एक कोइंसिडेंस कह लें या एक ऐसी बात थी जिसने पुलिस को मसौड़ी और उसके इर्द गिर्द के लोगों के बारे में पता करने के लिए मजबूर किया। पुलिस को एक लीड मिली। पुलिस ने अब ये जो दो संदिग्ध लोग हैं
जिनकी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में नजर आई थी, उनके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की कि ये लोग मसौड़ी में उतरकर कहां गए। पुलिस ने जब उनको आगे टेक्निकली ट्रैक किया तो पता चला कि मसौड़ी में उतरकर वे सगुना गांव की तरफ गए। सगुना मसौड़ी के पास ही एक रूरल एरिया है। जब पुलिस ने सगुना के बारे में पता किया तो एक और अजीब सी बात पता चली। यह सगुना भोला शर्मा के बेटे गुलशन का ससुराल है, यानी सगुना में भोला शर्मा की बहू का मायका है। क्या वाकई यह कत्ल परिवार के लोगों के इर्द गिर्द ही घूम रहा है? हो सकता है कि पुलिस ने क्लीन चीट दी हो, लेकिन लोग इतने क्लीन ना हो। पुलिस ने सगुना में पता करना शुरू किया कि ये लोग कहां गए। जब इनके बारे में और जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये सगुना में कहीं और नहीं बल्कि भोला शर्मा के बेटे के ससुराल में, यानी गुलशन की पत्नी रंभा के घर गए थे। इन लड़कों की पहचान तब और क्लियर हो गई जब नाते रिश्तेदारों से पूछताछ हुई। कुछ चश्मदीदों से पूछताछ हुई तो पता चला कि एक लड़का जिसका नाम है प्रिंस, वह उस ट्रेन से उतरा था और उसके साथ एक और लड़का था जिसका नाम है जयप्रकाश। प्रिंस और जयप्रकाश की पहचान साफ होने पर पता चला कि प्रिंस भोला शर्मा की बहू का भतीजा है, यानी रंभा के भाई का बेटा है, और जयप्रकाश बहन का बेटा है, यानी रंभा जयप्रकाश की मौसी लगती है। जयप्रकाश रंभा का भांजा लगता है। कहने का मतलब यह कि बहू का भतीजा और भांजा, इन दो लोगों ने मिलकर भोला शर्मा पर गोली चलाई थी और कत्ल किया था। और यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। इस कत्ल को रंभा ने अंजाम दिलवाया था। रंभा ने इसके लिए बाकायदा अपने भतीजे और भांजे को तैयार किया था। वह पल पल की जानकारी देती थी अपने ससुर के बारे में और सुपारी भी दी थी। कहा था कि कत्ल करने के बाद जो भी प्रॉपर्टी का बाकी हिस्सा होगा उसमें से एक हिस्सा या रुपए पैसे उनको देगी। असल में कहानी यह थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, भोला शर्मा शराब के आदी हो चुके थे और अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे थे। बेटे गुलशन को कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा अब तक मिला नहीं था। गुलशन बहुत हताश और निराश था। हालांकि गुलशन अपने पिता के कत्ल में शामिल नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी रंभा ने अपने पति के हक के लिए यह कदम उठाया था। लेकिन गुलशन से 2 कदम आगे बढ़कर गुलशन की बीवी रंभा ने अपने ही ससुर को ठिकाने लगाने की साजिश रच ली। उसने अपने भतीजे और भांजे को इस साजिश में शामिल किया और फिर इन 2 नौजवान लड़कों से अपने ससुर की हत्या करवा दी। हत्या बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हुई, चलती ट्रेन में। शूटरों ने कत्ल के बाद ट्रेन में ही बने रहे, लोगों की भीड़ में छुपकर दूसरी बोगी में जाकर बैठ गए और फिर उतरकर वहां से फरार हो गए। किसी को तब इस घटना के बारे में पता तो चला, लेकिन शूटरों के बारे में कुछ नहीं पता चला। जब तफ्तीश हुई तो सारी कहानी साफ हो गई। शूटर भी पकड़े गए, उनकी पहचान भी हुई और शूटर के साथ किसका कनेक्शन है यह भी क्लियर हो गया। यह सब कुछ क्लियर होने के बाद इसके पीछे की साजिश, यानी जो मोटिव है जिसकी वजह से ये कत्ल की घटना हुई, वह भी पुलिस ने बेनकाब कर दिया। तो आइए, आज की कहानी यहीं तक। इस कहानी पर आपका नजरिया क्या है? आप क्या सोचते हैं? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।